हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाई किरण पर। आज हम सुपर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। 50 क्वेश्चन करेंगे जो सभी ब्रांच से लिए गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और ये जितने भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जो क्या है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला है, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में। पहला क्वेश्चन देख के भाग मत जाइएगा आप लोग कि इतना इजी क्वेश्चन है तो आगे भी ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर देखेंगे, पेपर का लेवल देखेंगे आप लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इजी रखा है ताकि आप लोगों को पेपर हार्ड ना लगे। और देखिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। ऑप्शन ए है प्रोटीन है, बी है वसा है, सी है कार्बोहाइड्रेट है और डी है विटामिन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। और काफ़ी बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि मैम आप मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करेंगी, कब से स्टार्ट करेंगी। तो अब इसी सैटरडे से मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट होगा। और एक मॉक टेस्ट होगा सैटरडे, आधा क्वेश्चन होगा और आधा जो बचा रहेगा वो संडे होगा, है ना। तो सैटरडे संडे करके एक मॉक टेस्ट होगा, फिर अगले भी ऐसे ही सैटरडे संडे एक मॉक टेस्ट होगा। प्रति सैटरडे संडे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट है जो क्या होता है, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। हाँ मैंने कहा है क्वेश्चन देख के आप लोग भागिएगा नहीं, है ना, कि इतना इजी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, थोड़ी देर आप रुके रहिए, देखिए एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन सेकंड है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए है नियासिन यानी जिसे हम कहते हैं B3, बी है थायमिन जिसे हम कहते हैं B1, सी है राइबोफ्लेविन जिसे हम कहते हैं B2 और डी है विटामिन सी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन, है ना, विटामिन B3 जिसे हम कहते हैं कि कमी से पेलाग्रा रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन देखिए लैक्टोज इंटॉलरेंस किस एंजाइम की कमी से होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस किस एंजाइम की कमी से होता है। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। ऑप्शन ए है माल्टेज, बी है लैक्टेज और सी है सुक्रेज और डी है पेप्सिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा मैं बता दूं, जो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है ये क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति है ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध और डेयरी उत्पादों को डेयरी उत्पाद जो होते हैं और जो दूध होता है उनको पचा नहीं पाता है ना, उनको पचा नहीं पाता है। क्यों नहीं पचा पाता है, क्योंकि जो लैक्टोज होता है वो लैक्टोज एंजाइम जो होता है वो शरीर में पाया जाता है और उसकी कमी हो जाती है, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, लैक्टोज का जो होता है पाचन नहीं होता है, और पाचन नहीं होता है तो उसी को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस किस एंजाइम की कमी से होता है। यानी कि शायद आपने समझा होगा, आई होप समझा होगा आपने। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, ये होता है कि शरीर हमारा दूध और डेयरी उत्पाद जो हैं उनका पाचन नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लैक्टेज के कारण, है ना। लैक्टेज जो होता है एंजाइम होता है वह नहीं बन पाता है पर्याप्त मात्रा में शरीर, जिसकी वजह से क्या होता है, पाचन नहीं हो पाता है दूध का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 4 नंबर का, शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए कौन सी फैटी एसिड महत्वपूर्ण है। बताइए शिशु के विकास के लिए कौन सी फैटी एसिड महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है लिनोलेनिक अम्ल और बी है ओलिक अम्ल और सी है डाकोसा हेक्सा एनोइक अम्ल जिसे हम कहते हैं DHA और डी है पोमिटिक अम्ल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाकोसा हेक्सा एनोइक अम्ल, है ना। ये जो होता है ये इसी क्या होता है, शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए डाकोसा जो होता है हेक्सा एनोइक अम्ल जो होता है महत्वपूर्ण होता है। और ये क्या है, ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना। शिशु के मस्तिष्क, न्यूरॉन्स, टिश्यू और रेटिना के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये जो डाकोसा हेक्सा एनोइक अम्ल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। और टॉप 50 क्वेश्चन है ना, टॉप 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन आपको करना है जो सभी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे आप टीजीटी दीजिए, चाहे पीजीटी दीजिए, चाहे डीएसएसबी दीजिए, एलटी दीजिए, है ना। हाँ, नेट के लेवल में झूठ नहीं बोलूँगी कि ये नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, क्रेच वगैरह ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे इतना ईजी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी इन सब लेवल का है। तो राइट आंसर 5 का क्या होगा, क्रेच विकास उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ए है प्रारंभिक बाल्य शिक्षा केंद्र, बी है कार्यरत माताओं के शिशु बच्चों देखभाल, सॉरी बी देखिए, ऑप्शन ए देखिए प्रारंभिक बाल्य शिक्षा केंद्र, और बी है कार्यरत माताओं के बच्चों हेतु देखभाल केंद्र, और सी है किशोरों का परामर्श केंद्र, और डी है वृद्धजन देखभाल केंद्र। तो क्रेच किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्रेच जो है किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन बी है कार्यरत माताओं के बच्चों के देखभाल हेतु, है ना। ये जो होता है क्रेच का सामान्य अर्थ होता है छोटे बच्चों की देखभाल, जैसे डे केयर सेंटर जो विशेषकर उन माताओं के लिए होते हैं जो काम पर जाती हैं, है ना। शारीरिक देखभाल, भोजन, नींद, निगरानी व कुछ प्राथमिक गतिविधियां जो होती हैं उनकी निगरानी रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का जो पूछा जा रहा है आपसे, अपेक्षित पारिवारिक योगदान किससे जुड़ा हुआ है। अपेक्षित पारिवारिक योगदान जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फैमिली कंट्रीब्यूशन, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड फैमिली कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट क्या होता है EFC, है ना। EFC को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड फैमिली कंट्रीब्यूशन। तो राइट क्या होगा इसका, ऑप्शन ए देखिए, ए होगा परिवार बजट, बी है घरेलू संसाधन प्रबंधन, सी है शिक्षा विस्तार कार्यक्रम, और डी है बाल कल्याण। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, अपेक्षित पारिवारिक योगदान किससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं EFC क्या होता है, ये एक ऐसा शब्द है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है जब कोई विद्यार्थी, है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है, EFC का क्या मतलब होता है, अपेक्षित पारिवारिक योगदान का क्या मतलब होता है, जब कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा या कॉलेज में प्रवेश लेता है और छात्रवृत्ति या शैक्षिक ऋण के लिए आवेदन करता है ना। जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा ग्रेजुएशन में, हाई स्कूल में, इंटर ने जिसने भी भरा होगा, तो यह देखा जाता है कि परिवार शिक्षा पर कितना आर्थिक योगदान दे सकता है ना। क्या देखा जाता है कि परिवार उसका जो है शिक्षा पे आर्थिक योगदान कितना दे सकता है। इस आकलन के आधार पर सरकार या संस्था जो होता है यह तय करता है कि छात्र को कितनी जो होता है कितनी वित्तीय सहायता दी जाए, है ना। इसी आधार पे जो आप लोग देखे होंगे, आप लोगों ने बीएड किया होगा, एमए किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, जब भी आपने भरा होगा तो छात्रवृत्ति, है ना कभी तो भरा ही होगा, तो आप देखते होंगे उसमें क्या लगता है, आय प्रमाण पत्र लगता है ना, पिता का आय लगता है। तो उसी पिता के आय से उसमें देखा जाता है कि वार्षिक इनकम कितनी है, तो उसी इनकम को देख के जो होता है वो आता है ना स्कॉलरशिप। तो वही दिया गया है ये कि अपेक्षित पारिवारिक योगदान जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फैमिली कंट्रीब्यूशन किससे जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए, इतना सब मैंने बता दिया, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा विस्तार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है ना। राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, कपास का रासायनिक संगठन क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है सेलुलोज, सी है लिपिड्स, और डी है नायलॉन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, कपास का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए।
तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप सबको पता होगा, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेलुलोज, है ना। लगभग शुद्ध जो होता है सेलुलोज पर आधारित प्राकृतिक फाइबर होता है, 90% तक सेलुलोज पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कपास का रासायनिक संगठन क्या है, तो बी हो जाएगा, सेलुलोज है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी जो भी बच्चे नए हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। प्रश्न 8 है, रेशम धागा किस प्रोटीन से बना होता है। प्रश्न 8 है, रेशम धागा किस प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन ए है कैरेटिन, बी है सिरेसिन, सी है फाइब्रोइन और डी है कोलाजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम धागा किस प्रोटीन से बना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेशम का जो धागा होता है फाइब्रोइन प्रोटीन से बना होता है, और उसमें क्या होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, और सिरेसिन जो होता है गोंद होता है ना। फाइब्राइन प्रोटीन जो रेशम का कीड़ा होता है उसमें ऐसे आगे छेद होता है मुंह में, एक से फाइब्राइन गोंद निकलती है और फाइब्रोजन निकलती है, और दूसरे से सिरेसिन गोंद निकलती है, फाइब्रिन प्रोटीन निकलती है। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया फाइब्रिन गोंद, तो उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए देखिए 8 का क्या हो जाएगा, 6 राइट हो जाएगा। फाइब्रिन जो होता है प्रोटीन होता है, सिरेसिन जो होता है गोंद होता है, ये दोनों क्या होता है, रेशम के कीड़े से मुख से निकलता है, यानी लार स्रावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है, सैनिटेशन एंड हाइजीन किस शाखा में अधिक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सैनिटेशन एंड हाइजीन किस शाखा में अत्यधिक अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए है फैब्रिक साइंस, बी है न्यूट्रिशियन, सी है ह्यूमन डेवलपमेंट और डी है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैनिटेशन एंड हाइजीन, है ना। सैनिटेशन एंड हाइजीन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। सैनिटेशन एंड हाइजीन का अध्ययन मुख्यतः समुदाय में व्यवहार परिवर्तन, जनसंख्या, शिक्षा, स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। ठीक, और ये क्या होता है, किस शाखा में अधिक अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन एजुकेशन, है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन में जो होता है अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये मुझे नहीं आता है आप उनको नोट कर लीजिए। मैं डिटेल भी बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन का डिटेल आपको मिल रहा है, आप डिटेल भी नोट कर सकते हैं, है ना, डिटेल भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाद में आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। निम्न में से किस फाइबर को आर्थोप्लास्टिक फाइबर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, हाँ मुझे पता है कि ये आंसर आप सबको पता होगा, आर्थोप्लास्टिक किसे कहा जाता है। बीच बीच में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाले हुए हैं जो आपको इजी लगे, यानी कि आप परेशान ना हो, क्वेश्चन पेपर देख के भागे नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, है ना, बीच बीच में आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना, नायलॉन। ऑप्शन बी, निम्न में से किस फाइबर को आर्थोप्लास्टिक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन को आर्थोप्लास्टिक फाइबर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ आप लोगों को दिखे, ज़्यादा छोटा ना हो जाए, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा, चलिए शायद आपको दिखे। 11 नंबर का प्रश्न है, आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। ए है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और बी है इंटरनेशनल केयर डेवलपमेंट स्कीम और सी है इंडियन चाइल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, सी देखिए इंडियन चाइल्ड डाइटरी सिस्टम और डी है इंटीग्रेटेड केयर फॉर डिसेबल स्टूडेंट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
12 नंबर का प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है, शैशवावस्था जिसे हम शैशवावस्था क्या कहते हैं, शैशवावस्था को इन्फेंसी है ना, इन्फेंसी इन्फेंट चाइल्ड भी बोलते हैं, कि आयु सीमा क्या होती है। चलिए बताइए, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है जन्म से 6 माह तक, बी है जन्म से 1 वर्ष तक, सी है जन्म से 2 वर्ष तक और डी है जन्म से 3 वर्ष तक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, शैशवावस्था जिसे हम कहते हैं इन्फेंसी या इन्फेंट चाइल्ड की आयु सीमा क्या होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जन्म से 1 वर्ष तक होती है ना, जन्म से 1 वर्ष तक होती है, जन्म से 1 वर्ष तक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है 13 है ना, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन डी मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। ऑप्शन ए है दूध, बी है अंडा, सी है धूप और डी है केला। तो ये भी आप सबको पता होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी, धूप से प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपको, कैरीज किसकी कमी से होता है। क्वेश्चन क्या है, कैरीज किसकी कमी से होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है आयरन, बी है कैल्शियम, सी है फ्लोराइड और डी है विटामिन ए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा। अच्छा, कैरीज क्या होता है, दांतों में कैविटी जिसे हम कहते हैं डेंटल कैरीज है ना, को रोकने में क्या होता है, फ्लोराइड की भूमिका है। लो मैंने आंसर ही बता दिया। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड है ना। कैरीज किसकी कमी से होता है, तो फ्लोराइड की कमी से होता है, डेंटल कैविटी जिसे हम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड की कमी से क्या होता है कि जो दांत होते हैं अधिक संवेदनशील और क्षयग्रस्त होते हैं, सड़न होने लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। 15 नंबर का प्रश्न है, सैम SAM जिसे हम कहते हैं सैम का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो बताइए सैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बता दूं सैम क्या होता है, यह एक गंभीर पोषण संबंधी समस्या होता है। सैम जो होता है एक गंभीर पोषण संबंधी समस्या होता है जिसमें शरीर को जो होता है जरूरी कैलोरी और पोषण नहीं मिल पाता है ना, जिससे हम कहते हैं कि वजन घट जाता है, तेजी से क्या होता है वजन घटने लगता है। और यह कब होता है, कितने वर्ष के बच्चों में होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक देखा जाता है। और क्या होता है, अत्यधिक वजन कम होने लगता है, शरीर में सूजन हो जाता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, अत्यधिक वजन कम होने लगता है सैम से है ना। आवश्यक जो होता है पोषण नहीं मिल पाता है, शरीर को जो पोषण कैलोरी ये सब चाहिए होता है नहीं मिल पाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा, सर्विस एक्यूट माल न्यूट्रिशन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है 16 नंबर का प्रश्न है जो पूछा जा रहा है आपसे। अच्छा प्रश्न नहीं दिख रहा है, रुक जाइए। चलिए अब दिखने लगा, देखिए मानव विकास का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मानव विकास का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है। ए है किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था और सी है गर्भावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था है ना। किसे कहा जाता है, मानव विकास का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था है ना। स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है। जन्म के प्रथम 2 से 3 वर्षों के उस समृद्ध और संवेदनशील समय से है जो क्या होता है मस्तिष्क और क्या होता है संवेदी मोटर विकास सबसे तीव्र होता है इस समय पे है ना, स्वर्णिम काल के समय पे। इस समय पोषण व अनुभव का प्रभाव लंबी अवधि के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो इसलिए इसे स्वर्णिम काल बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है विकास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। मानव शरीर में रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल कितना होता है। राइट आंसर क्या होगा मानव शरीर में रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल कितना होता है। ए है 90 दिन, बी है 100 दिन, सी है 120 दिन और डी है 150 दिन 150 दिन है ना।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, है ना। 120 दिन रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल होता है, 120 दिन माना जाता है। यह सेल की निरंतर नवीकरणीय दर और प्लीहा में उनके नष्ट होने के कारण होता है। 120 दिन बाद ये क्या होता है? प्लीहा में जाके नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन है, सूत काटने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है जीनिंग कहलाती है, बी है कार्डिंग कहलाती है, सी है स्पिनिंग कहलाती है और डी है वीविंग कहलाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सूत काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? स्पिनिंग कहलाती है। सूत काटने की जो प्रक्रिया होती है वो स्पिनिंग कहलाती है। सूत बनाने की प्रक्रिया में कच्चे रेशों को क्या होता है? कच्चे रेशे को शैलीबद्ध कर ताने बुन के लिए क्या होता है? रखा जाता है। और क्या होता है? कार्डिंग जीनिंग जो दिया गया है ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। तो सूत काटने की प्रक्रिया कहलाती है स्पिनिंग कहलाती है। तो राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यतः किस शाखा से संबंधित है? क्वेश्चन 19 नंबर का जो पूछा जा रहा है आपसे एक बार फिर से देख लीजिए। रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यतः किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए है वस्त्र विज्ञान, बी है विस्तार शिक्षा और सी है पोषण विज्ञान और डी है मानव विकास। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यतः किस शाखा से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यतः किस शाखा से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? विस्तार शिक्षा, है ना। इसका हो जाएगा विस्तार शिक्षा, राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार सृजन इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विकास से, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? क्वेश्चन क्या है? तो आंसर देख लीजिए इसका। ऑप्शन शर्करा, बी है अमीनो अम्ल, सी है फैटी एसिड और डी है एंजाइम, है ना। प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, है ना। अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन पाचन जो होता है, प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल होता है। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक शक्ति किस विटामिन से अधिक जुड़ी है? रोग प्रतिरोधक शक्ति किस विटामिन से अधिक जुड़ी हुई है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी12 और सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? रोग प्रतिरोधक शक्ति किस विटामिन से जुड़ी हुई है? राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। रोग प्रतिरोधक शक्ति विटामिन सी से जुड़ी हुई है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्या है? देखिए, ओवर न्यूट्रिशन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? क्या पूछा जा रहा है? ओवर न्यूट्रिशन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ए है एनीमिया, बी है मोटापा, सी है बेरी, डी है स्कर्वी। तो बहुत ज़्यादा जब आप खाएंगे तो उससे क्या होगा? मोटापा हो जाएगा, है ना। तो राइट हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय परिधान जिसे हम कहते हैं साड़ी किस प्रकार के वस्त्र में आते हैं? जो हमारी साड़ी है ये किस प्रकार के वस्त्र में आते हैं? ऑप्शन ए है स्टिच गारमेंट, बी है नॉन स्टिच गारमेंट और सी है टेलर गारमेंट और डी है मॉडर्न गारमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन स्टिच गारमेंट, है ना। नॉन स्टिच गारमेंट जो होता है इसी के अंतर्गत साड़ी आती है। तो क्या होता है? यह साड़ी एक लंबा कपड़ा है जिसे टिका कर पहना जाता है। यह किसी प्रकार का स्टिच या टेलर गारमेंट नहीं है ना, ये सिला हुआ नहीं होता है पार्ट, ये सिंपल कपड़ा होता है और काट काट के बनाया जाता है 5 मीटर का। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन स्टिच गारमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये पूछा जा रहा है ICMR का मुख्य कार्य क्या है? ICMR का मुख्य कार्य क्या है पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना।
राइट आंसर क्या होगा? वस्त्र मानकीकरण, बी है खाद्य सुरक्षा, सी है चिकित्सा एवं पोषण अनुसंधान और डी है उपभोक्ता संरक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा? ICMR का मुख्य कार्य क्या है? चिकित्सा एवं पोषण अनुसंधान है। चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना, चिकित्सा एवं पोषण अनुसंधान। इसका जो होता है कार्यक्षेत्र मेडिकल रिसर्च और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान और कुछ पोषण अध्ययन सम्मिलित होते हैं इसके अंतर्गत। तो राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू बजट का सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन क्या है? घरेलू बजट का सिद्धांत क्या है? ए है अधिक खर्च कम आय, बी है आय के अनुसार व्यय, सी है उधारी पर जीवन और डी है बिना योजना के व्यय। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 25 का राइट क्या होगा? आय के अनुसार व्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। घरेलू बजट का सिद्धांत क्या है? तो आय के अनुसार व्यय, यही घरेलू बजट का सिद्धांत है। यानी कि जितनी हमारी आय है हमें उसी के अनुसार व्यय करना है। ये नहीं है कि हमारी इनकम जो है वो 10,000 है और हम 15,000 महीने का खर्चा करें, है ना। हम 10,000 तो शॉपिंग ही कर लेंगे महीने का, तो कैसे खर्चा चलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू बजट का सिद्धांत क्या है? तो आय के अनुसार खर्च, है ना, आय के अनुसार व्यय, यानी जितनी हमारी आय है उससे कम हमें व्यय करना चाहिए। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का मुख्य आधार है। क्या आधार है? ए है औद्योगिकीकरण और बी है कृषि और सी है वस्त्र उद्योग और डी है शहरीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास का मुख्य आधार है। ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या होता है? तो कृषि होता है ना। ग्रामीण विकास का मुख्य आधार कृषि ही है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अक्सर कृषि आधारित होती है। कृषि में सुधार से आय, रोजगार और समग्र ग्रामीण उन्नति संभव होता है, इसलिए ग्रामीण विकास का मुख्य आधार जो होता है कृषि माना गया है। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना हुआ है, जो पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न नंबर 27 है, शिशु का पहला टीका जन्म के कितने घंटे के भीतर लगाना चाहिए? ये देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिशु का पहला टीका जन्म के कितने घंटे के भीतर लगाना चाहिए। हालांकि जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो राइट आंसर क्या होगा? शिशु का पहला टीका जन्म के कितने घंटे के भीतर लगाना चाहिए? ऑप्शन ए है 12 घंटे, बी है 24 घंटे, सी है 48 घंटे और डी है 72 घंटे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ओह, 24 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 24 घंटे, नवजात को जन्म के तुरंत बाद ही यानी 24 घंटे के अंदर प्राथमिक टीकाकरण जैसे BCG, हिपेटाइटिस बी, है ना, और OPV का टीका जरूर देना चाहिए, देने की सिफारिश होती है, इनको देना आवश्यक होता है। तो 24 घंटे के अंदर इनको देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चला गया, रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का है, अशुद्ध दूध से सबसे पहले फैलने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 28 का, अशुद्ध दूध से सबसे अधिक फैलने वाला रोग क्या है? ए है पोलियो, बी है क्षय रोग, सी है डायरिया और डी है टाइफाइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या फैलेगा? तो डायरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध दूध से क्या फैलेगा? डायरिया, है ना। दूषित दूध में बैक्टीरिया और वायरल जो होते हैं उनके कारण जठरांत्र क्या होता है? संक्रमण हो जाता है, जिससे पेट में दर्द, उल्टी आदि हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डायरिया, है ना। तो इसका 28 का सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? ऑप्शन ए है एनीमिया, बी है घींघा, सी है रिकेट्स और डी है स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंघा होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। चलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए, ट्रीकोट किस प्रकार की बुनाई है, जिसे हम ट्राइकोट भी कहते हैं, कहीं कहीं ट्रीकोट ट्राइकोट भी लिखा होता है। तो क्या है? ए है ट्विल वीव है, बी है प्लेन वीव है, सी है वार्प निट है, डी है साटन वीव है।
तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्प निट है। ट्रिकॉट जो है वो जो है वार्प निट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का ऑप्शन, ओ सॉरी 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वार्प निट, ट्रिकोट जो होता है वो वार्प निट बुनाई से किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एजुकेशन थ्रू इंटरटेनमेंट किसका सिद्धांत है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एजुकेशन थ्रू इंटरटेनमेंट किसका सिद्धांत है। ऑप्शन ए है मानव विकास का, बी है विकास शिक्षा का, सी है वस्त्र विज्ञान का और डी है पोषण विज्ञान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशन थ्रू इंटरटेनमेंट किसका सिद्धांत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्तार शिक्षा है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विस्तार शिक्षा, एक्सटेंशन थ्रोट इंटरटेनमेंट का अर्थ है सीखने के लिए मनोरंजन तकनीकी, है ना, सीखने के लिए मनोरंजन तकनीक का उपयोग। इसका क्या मतलब है कि इसका अर्थ है सीखने के लिए मनोरंजन तकनीक का उपयोग। एजुकेशन थ्रू इंटरटेनमेंट का मतलब है सीखने के लिए मनोरंजन तकनीक का उपयोग, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्तार शिक्षा। यह जो है एक्सटेंशन कम्युनिटी एजुकेशन का एक तरीका है जिससे संदेश ज्ञान मनोरंजन रूप में समुदाय तक पहुंचाया जाता है ना, समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा विस्तार शिक्षा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है हैदराबाद, सी है दिल्ली और डी है चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, है ना। ओह चलिए हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद जो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं नीन, है ना, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इसे हम क्या कहते हैं, नीन। तो कहाँ पे स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे पहले नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था, इसे नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट कहा जाता था। हैदराबाद में स्थित है। यह पोषण अनुसंधान और राष्ट्रीय, जिसे हम कहते हैं RDA जैसे मानदंडों के लिए प्रमुख केंद्र रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 33 नंबर का क्वेश्चन, महिलाओं में एनीमिया रोकथाम हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है। क्या पूछा जा रहा है, महिलाओं में एनीमिया रोकथाम हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है आयरन, सी है पोटेशियम, डी है मैग्नीशियम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, एनीमिया रोकथाम हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आयरन, है ना। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक शिक्षा किस आयु में दी जाती है। ऑप्शन ए से 3 वर्ष, बी है 3 से 6 वर्ष, सी है 6 से 10 वर्ष और डी है 10 से 14 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा किस आयु में दी जाती है। राइट आंसर इसका क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा किस आयु में दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष में दी जाती है, जो प्राइमरी, जिसे हम कहते हैं प्री स्कूल, है ना, प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी लेवल वाली, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, 3 से 6 वर्ष में दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस अवधि में क्या होता है, खेल आधारित शिक्षा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा खेल आधारित शिक्षा होती है जो बच्चों को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर का क्वेश्चन है, साबुन बनाने में किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है स्टार्च की, बी है क्षार जिसे हम एल्कलाई कहते हैं, सी है फाइबर की, डी है एंजाइम की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षार, है ना।
साबुन बनाने की पारंपरिक रासायनिक क्रिया जो होती है सॉफ्टनिफिकेशन, जिसे हम सॉफ्टनिफिकेशन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। रासायनिक पारंपरिक साबुन बनाने की जो रासायनिक क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सॉफ्टनिफिकेशन कहा जाता है। इसमें वसा, तेल और क्षार के साथ जो होता है रिएक्ट करके सॉप बनता है। क्षार आवश्यक है क्योंकि यह जो होता है फैटी एसिड को सोडियम पोटेशियम सॉल्ट में बदलता है, तो इसीलिए क्षार जो होता है आवश्यक होता है। साबुन बनाने में किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एल्किलाइन, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सॉफ्ट स्किल किससे संबंधित है। सॉफ्ट स्किल जो है वो किससे संबंधित है, सॉफ्ट स्किल किससे संबंधित है। ए है वस्त्र डिजाइन, और बी है व्यक्ति संचार, और सी है पोषण संतुलन, डी है ऊर्जा संरक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट स्किल किससे संबंधित है। सॉफ्ट स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल किससे संबंधित है, तो व्यक्ति संचार, है ना। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति संचार से संबंधित है। अच्छा, ये सॉफ्ट स्किल होता क्या है, तो जो होता है ये सॉफ्ट स्किल जो होता है में क्या आता है, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि आते हैं। ये तकनीकी कौशल है ना, जिसे हम कहते हैं हार्ड स्किल से अलग है। व्यवहारिक कौशल है जो व्यवहार संबंधों में मदद करते हैं। व्यक्ति संचार, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल का मुख्य हिस्सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा रहा है आपसे, 37 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम का 99% किस रूप में पाया जाता है। 99% जो होता है कैल्शियम का किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए है रक्त में, बी है हड्डियों और दांतों में, सी है स्नायु में, डी है पाचन तंत्र में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हड्डियों और दांतों में। राइट आंसर इसका हड्डियों एवं दांतों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, है ना, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन गलत है। बाल श्रम उन्मूलन किस विषय से अधिक संबंधित है। बाल बाल श्रम उन्मूलन किस विषय से अधिक संबंधित है। ऑप्शन ए है वस्त्र विज्ञान, बी है विस्तार शिक्षा, सी है पोषण, सी है मानव विकास। सी है पोषण और डी है मानव विकास। तो बाल श्रम उन्मूलन किस विषय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा विस्तार शिक्षा, है ना। विस्तार शिक्षा जो होता है, क्या होता है, बाल श्रम उन्मूलन एक सामाजिक समस्या है। इसे रोकने और रोकथाम के लिए सामुदायिक आधारित जागरूकता, नीति प्रवर्तक और शिक्षा की जरूरत होती है। एक्सटेंशन एजुकेशन सामाजिक व्यवहार परिवर्तित कर ग्रामीण शहरी समुदायों में बाल श्रम के खतरों और वैकल्पिक उपायों का प्रचार करती है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रम उन्मूलन। कुछ लोग लगाए होंगे मानव विकास, लेकिन मानव विकास इसका जो है ये संबंधित है, लेकिन इतना नहीं है जितना प्रसार शिक्षा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रम उन्मूलन विस्तार शिक्षा। और ये क्वेश्चन पहले भी शायद एक बार आ चुका है शायद, है ना, तो शायद मैंने उसमें इसका आंसर डी लगा दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा विस्तार शिक्षा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करता है। ए है राज्य, बी है जिला, सी है गांव और डी है राष्ट्रीय। किस स्तर पे काम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। आप सभी के गांव में होगा ना, तो गांव स्तर पर काम करता है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की इकाई है और गांव के स्तर पर कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में रक्त शर्करा कितनी होती है।
अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? यह वह स्थिति है जब रक्त में शुगर का स्तर सामान्य से बहुत कम हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि जो जिसको मधुमेह यानी शुगर रहता है, उसे वो इंसान बेहोश हो जाता है, थकान महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है और कभी-कभी बेहोशी की हालत भी आ जाती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत कम हो जाती है ना? बहुत कम हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कितनी कम हो जाती है? शर्करा कितनी होती है? 50 mg प्रति डीएल से कम, 70 mg प्रति डीएल से कम, 100 mg प्रति डीएल से कम और 150 mg प्रति डीएल से कम। तो राइट आंसर क्या होगा? 70 mg प्रति डीएल से कम, है ना? ये क्वेश्चन में पेपर में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑर्गोनॉमिक्स किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है मानव पोषण का, बी है मानव कार्य और दक्षता का, सी है बाल मनोविज्ञान का, डी है वस्त्र रसायन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? एर्गोनॉमिक्स जो है किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मानव कार्य दक्षता का, है ना? एर्गोनॉमिक्स जो है, एर्गोनॉमिक्स मानव काम परिस्थिति का अध्ययन है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल और उपकरणों को मानव अनुकूलन बनाकर दक्षता बढ़ाना, है ना? थकावट घटाना और चोट रोग कम करना। इसमें क्या होता है? शारीरिक, संरचनात्मक और संस्थागत पहलू शामिल हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? यानी कि जो भी कार्य करने वाला है उसके अनुकूल तैयार करना परिस्थिति को। तो राइट आंसर हो जाएगा एर्गोनॉमिक्स किसका अध्ययन है? तो मानव कार्य क्षमता का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है। सोलर कुकर किस ऊर्जा पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है ताप ऊर्जा, बी है प्रकाश ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सोलर कुकर किस ऊर्जा पे कार्य करता है? तो सौर ऊर्जा पे कार्य करता है ना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोलर कुकर सूर्य ऊर्जा को, जिसे सोलर रेडिएशन कहते हैं, को ताप में परिवर्तित कर खाने को पकाती है। यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे लकड़ी, गैस का विकल्प है जो सूर्य के प्रकाश ताप का प्रयोग करती है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना? लकड़ी गैस नहीं भाई, सॉरी, सौर ऊर्जा है ना? इसका बर्तन आता है, सौर ऊर्जा में जो पकता है इसका बर्तन ही आता है। उसमें ऐसे कोटिंग होती है कि सूर्य से क्या होता है, भोजन जो होता है वो पक जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 44 का देखिए, CSR का अर्थ है। CSR का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? CSR का क्या अर्थ है? CSR क्या होता है? CSR का सामान्य और व्यापक अर्थ है कारपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? कारपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेशन का समाज हित में योगदान, NGOs व सरकारी कार्यक्रमों के साथ साझेदारी और सस्टेन डेवलपमेंट जो होता है और सामाजिक पहल, ये सारी चीजें होता है CSR से। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? 45 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, फूड फोर्टिफिकेशन का अर्थ है। ऑप्शन ए है भोजन का भोजन का पाचन, बी है भोजन का संरक्षण, सी है भोजन में पोषक तत्वों की वृद्धि और डी है भोजन का अपव्यय रोकना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन में पोषण की वृद्धि, है ना? फोर्टिफिकेशन, जो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी खाद्य, है ना, जैसे हो गया नमक, कांटा, दूध में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे हो गया आयोडीन, आयरन, फोलिक अम्ल और फोलिक एसिड और विटामिन डी आदि जोड़कर उसकी पोषक गुणवत्ता बढ़ाना ही क्या होता है? फोर्टिफिकेशन होता है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य राजनीति के रूप में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और रणनीति के रूप में क्या होता है? कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा आपका फूड फोर्टिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, भोजन में पोषक तत्वों की वृद्धि, है ना, जिसकी कमी होती है, सूक्ष्म जो होते हैं पोषक तत्व उनको मिलाया जाता है, तो सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्या है 46 नंबर का क्वेश्चन, मल्टीपल फाइबर ब्लेड का मुख्य उद्देश्य क्या है, मल्टीपल फाइबर ब्लेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। मल्टीपल फाइबर ब्लेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, फाइबर की लंबाई बढ़ाना, बी है फाइबर की लागत कम करना, सी है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना, डी है फाइबर की रासायनिक शुद्धता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। मल्टीपल फाइबर ब्लेड का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना, है ना। मल्टीपल फाइबर ब्लेड का उद्देश्य अक्सर सहनशीलता, कीमत व क्या होता है, कीमत को संतुलित करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वस्त्र की उपयोगिता को बढ़ाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, रोल प्ले किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है, ऑप्शन ए है व्याख्यान पद्धति है, सी है सहभागिता पद्धति है, सी है अभ्यास पद्धति है, डी है डेमोन्स्ट्रेशन पद्धति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहभागिता पद्धति है, ये आप सभी को जहां तक पता होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी, सहभागिता पद्धति है। रोल प्ले जो होता है यह क्या है, सहभागिता पद्धति है। रोल प्ले शिक्षण में लर्नर्स जो होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे चरित्र निभाकर व्यवहारिक कौशल सीखते हैं, या सहभागिता आधारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का क्या अर्थ है, ऑप्शन ए है लिंग भेद बढ़ाना, बी है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, सी है केवल महिलाओं को शिक्षा देना, और डी है पुरुष प्रधानता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है जेंडर सेंसिटाइजेशन का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है लोगों को लिंग के प्रति संवेदनशील बनाना, है ना, ताकि वे लड़कों और लड़कियों और पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों और जरूरतों को समझ सके, है ना, पुरुषों और महिलाओं, लड़के लड़कियों जो भी हैं उनके जरूरतों को समझ सके, यही होता है जेंडर सेंसिटाइजेशन, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्या होता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन जिसे टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं NIFT की स्थापना कब हुई थी, है ना। NIFT की स्थापना क्या हुई थी, जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना 1986, है ना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1986 में भारत सरकार के उद्योग विभाग टेक्सटाइल नीति के तहत हुई थी। इसे फैशन एजुकेशन व इंडस्ट्री लिंक के लिए बनाया गया था। तो राइट आंसर NIFT जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का स्थापना कब हुआ था, बी राइट हो जाएगा, 1986 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए आ गया हमारा 50 क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। 1980, बी है 1986, सी है 1991 और डी है 1992। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी 1986 में क्या हुआ, इसे क्या हुआ, पारित किया गया या लागू हुआ। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, शिकायत निवारण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। और बाद में क्या हुआ, 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986, है ना, जिससे क्या होते हैं, जो भी उपभोक्ता होते हैं वो शिकायत कर सकते हैं, है ना, अपनी रक्षा हेतु शिकायत कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट क्या है, आज का हमारा जो 50 क्वेश्चन का सीरीज था यहीं पे समाप्त हुआ, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, है ना। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके क्वेश्चन में आज आपने कितने सही किए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही क्वेश्चन बना सकूं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।